Hello friends, good afternoon. I think we are meeting after little long time, right? So today we are going to discuss errors in the sentences because we have discussed so many things, different parts of grammar like voice, narration, punctuations and all. And now, what are the common mistakes usually asked in exam or usually we do? So let us see what are the errors. हम आज देखेंगे कि हम कैसी मिस्टेक्स ज़्यादातर सेंटेंसेस में करते हैं, है ना? तो एरर्स इन द सेंटेंसेस, राइट? अब सेंटेंसेस में ज़्यादातर एरर्स होने की क्या पॉसिबिलिटी है? हम मिस्टेक करते हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सब्जेक्ट में अगर आप एस प्लस करते हो तो वो प्लूरल बनता है, मतलब सब्जेक्ट मीन्स नाउन में, है ना? पर वर्ब में अगर आप एस ऐड करते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। जैसे एग्जाम्पल है बॉय, है ना? तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज़। आपने इसमें एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। लेकिन कोई वर्ब का एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर प्ले है तो ये प्लूरल है और इसमें आपने एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। तो याद रखिए, आई एम रिपीटिंग, इफ़ यू एड एस into the noun or pronoun that becomes plural, right? तो जब भी हम नाउन में एस ऐड करते तो वो प्लूरल हो जाता है। फैन, फैंस, गर्ल, गर्ल्स, राइट? लेडी, लेडीज, राइट? चेयर, चेयर्स, क्लास, क्लासेस, एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बनता है ना? ये सब्जेक्ट है। पर अगर हम एस वर्ब में ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। राम गोज, सीता लाफ्स, मोहन राइट्स। क्यों? क्योंकि राम, सीता, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वी नीड टू ऐड एस इनटू द वर्ब। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? सो प्लीज़ टेक इन, प्लीज़ कीप इन माइंड, राइट? ये इस तरह के एरर्स, जिसमें सबसे कॉमन एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर। इस तरह के कई तरह के एरर्स हम करते हैं जो आज हम इस वर्कशीट में देखने वाले हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर एक साथ हम देखेंगे। आंसर आपको पता है, आंसर में पूरा जो ब्लू इसमें आएगा कलर, दैट इज़ द आंसर। एंड देन कहाँ आपको चेंज करना है, उस पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, उसके पर्टिकुलर प्लेस को आपको, पर्टिकुलर पार्ट को आपको चेंज करना है। लेकिन उसका चेंज ऐसा क्यों होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट? फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें सबसे पहले पहला वाला, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इसकी ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आई एम working, right? I am working since 7 o'clock. अब आप अगर इसको इस तरह से टाइमलाइन बनाओ तो अगर ये सेंटेंस आप अभी प्रेजेंट में कह रहे हो, है ना? तो प्रेजेंट ये है, पास्ट ये है और ये फ्यूचर है। ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है ना? आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यू आर टायर्ड बिकॉज यू आर वर्किंग सिंस 7, मतलब कहीं इधर पास में सवेरे 7 बजे से आप इन द मॉर्निंग आप काम कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11 कितना भी अभी बज रहा है, पर आप 7 बजे से काम कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं, और थोड़ा काम अभी तो कर रहे हैं और वो फ्यूचर में भी चलेगा। ये काम कुछ यहाँ तक चलेगा। तो जब तीनों टाइम कवर होते हैं, मतलब पास से आपने शुरू किया, प्रेजेंट में अभी आपका वो काम चल रहा है और फ्यूचर में भी वो काम इट विल टेक प्लेस। तो जब तीनों टाइम को शो करना होता है तो हम आई एम वर्किंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी आप आई एम वर्किंग मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी कर रहे हो, लेकिन आप तो पहले से कर रहे हो।
तो इसीलिए इसमें कौन सा सेंटेंस अप्रोप्रिएट है, आई हैव बीन वर्किंग, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, क्यों कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये वाला कहीं का टाइम आपने पहले शुरू किया, प्रेजेंट में भी कर रहे हो, फ्यूचर में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, 7 बजे से कर रहे हो, तो इन द मॉर्निंग। इसमें मुझे एक चीज़ और बतानी है कि सिंस के साथ में फॉर में और सिंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। सिंस कब यूज़ करते हैं हम, जब हम टाइम के लिए पर्टिकुलर होते हैं, तो सिंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये नोट मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ होता है, याद रखिए। कैसे, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो है वो रेंज ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, रेंज ऑफ टाइम। अभी क्लियर नहीं है तो 2 days, करीब करीब 2 दिन, तो वो जो करीब करीब है तो फिर सिंस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, फॉर 2 days, है ना। जब आप कंफर्म नहीं होते तो आप कहते हो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, पर मैं आपका 21 तारीख से वेट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू कम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 21 December, क्योंकि आप बिल्कुल पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। तो अगेन जब तीनों टाइम मीट होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आप एप्लीकेशन में ये मिस्टेक बहुत देखते हो, I beg to say that I am suffering from fever since last night, बहुत ही गलत है वो। I beg to say that I have been suffering from fever since last night, रात को है, अभी भी लिख रहे हो जब एप्लीकेशन, और फ्यूचर में एकदम ठीक नहीं होने वाला, तो याद रखिए उसमें बहुत बड़ा हम कॉमन एरर करते हैं, I am suffering from fever, नहीं, I have been suffering from fever since last night, क्योंकि लास्ट नाइट से आप पर्टिकुलर हो, तब से आपको फीवर आ रहा है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हेन इट वाज डार्क दे डिसाइडेड टू पुट एट एन इन, है ना। ये जो पुट एट है, पुट ऑफ, पुट अप एट, पुट आउट इन, इनको कहते हैं वर्बल फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये जो पुट है ये क्या है, वर्ब, जैसे गेट आउट, बाहर जाना, है ना, गेट इन, अंदर आना, गेट डाउन, नीचे उतरना, राइट, गेट अप, सोकर उठना, राइट। तो ये सब में आपने देखा गेट कॉमन है और गेट क्या है, वर्ब है। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे वर्ब और प्रीपोजिशन से कोई एक फ्रेज बनता है उनको वर्बल फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है ना, तो ये वर्बल फ्रेज है। अब आते हैं स्टेटमेंट में, क्यों यहाँ पर पुट एट जो है वो रॉन्ग क्यों है और पुट अप एट क्यों राइट है? क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया कि कंपाउंड वर्ड या वर्बल फ्रेजेस जो होते हैं वो उनका मीनिंग अलग होता है। मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। कहते हैं कि खान मतलब माइंस, है ना, और दान मतलब डोनेशन, लेकिन उससे एक और वर्ड बनता है खानदान, जिसका मतलब जनरेशन होता है, उसका खान और दान से कोई लेना देना नहीं। तो इसी तरह से अगर दो वर्ड्स को मीट करके एक नया वर्ड बनता है तो उसका थर्ड मीनिंग होता है, उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट मीनिंग नहीं होता। तो कभी भी मत निकालना। मैंने कहा आज क्लास नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपकी क्लास आज कॉल ऑफ हो गई। कॉल ऑफ का मतलब ही कैंसिल हो गई, तो उसमें कॉल और ऑफ का कोई मीनिंग अलग अलग नहीं। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को वर्बल फ्रेजेस कहते हैं। यहाँ पर पुट एट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पुट ऑफ, है ना। पुट ऑफ मतलब बुझाना, ठीक है। पुट अप एट मतलब स्टेइंग टेम्परेरीली, है ना, थोड़ी देर के लिए ठहरना। क्या सेंटेंस है? इसीलिए when it was dark they decided to put up at an inn।
उन्होंने क्या सोचा कि वेयर डू यू पुट अप एट, ऐसा भी क्वेश्चन बना, आप थोड़ी देर के लिए आज कहाँ रुकने वाले हो, तो आपने कहा आई एम गोइंग टू पुट अप एट टू माई कजिन, मतलब रात को स्टे करना थोड़ी देर के लिए। तो उसका मीनिंग क्यों, क्योंकि जब डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो हम डिसाइडेड टू पुट अप एट एंड इन आपको पता है होटल को इन कहते हैं, या इस तरह के छोटे मोटल जो होते हैं उनको इन, तो हम ज़्यादा रात हो जाएगी तो किसी भी होटल में ठहर जाएंगे, तो इसलिए इसका मतलब पुट आउट है ना। हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, राइट। तो यहाँ पर अभी आपको मैं बता दूँ कि याद रखा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो कि आपका वर्बल फ्रेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। कभी कभी नहीं तो सेंटेंस क्या समझ में नहीं आएगा आपको कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कॉमन फ्रेजेस आते हैं एग्जाम में, राइट। चलिए, सो मूविंग टू नेक्स्ट, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कुछ नियम होते हैं, तो कहते हैं कि वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप कहते हैं ना कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। हमने ये जो वो है इसको पढ़ा है अभी हमने, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। मैंने क्वेश्चंस में बताया था आपको, क्वेश्चन टैग बोलते हैं, है ना, ये टैग जैसा होता है, इजंट इट, करना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग फ्रेम होता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस में याद रखिए वर्ब या मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन टैग फ्रेम करते हो। ये शुड है और ये इज नॉट है, इज नॉट है, तो शुड और इज नॉट मैच नहीं हो रहा। और क्वेश्चन टैग का रूल है कि जो वर्ब या मॉडल यहाँ होगा उसी से टैग फॉर्म होता है। इसमें क्या है, शुड है, और आपको पता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग ऑपोजिट वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ हु शुड बी, वी शुड बी, ये हु नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वी शुड बी, राइट, ये करेक्शन है यहाँ, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट। तो अब यहाँ पर शुड पॉजिटिव है, शुडंट, और ये जो वी है ये इसका, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, शुडंट बी। तो ये क्वेश्चन टैग नहीं होगा, ये इसका क्वेश्चन टैग इसी से बनेगा, इसी में से आपको वर्ड पिकअप करना है। वर्ड पॉजिटिव है, वर्ब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। और हमेशा याद रखो क्वेश्चन टैग किस किस से बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो ये शुड, पर चूंकि शुड पॉजिटिव है तो आपने इसका शुडंट। और हेल्पिंग क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, शुड नॉट नहीं लिखना, आपको शुडंट ही लिखना है। और सब्जेक्ट क्या है, वी, ये मिस्टेक है, इसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, ये वी है, तो शुडंट वी ऐसा हो जाएगा। और क्वेश्चन टैग समझ में आया होगा मुझे लगता है आपको। तो वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शुडंट बी, राइट। तो ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट, अ हाईली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स इज, अब आप कंफ्यूज मत होना एस से, इज अवेलेबल टू द फार्मर दीज डेज। अब बहुत उन्नत तरीके के बीज बाजार में उपलब्ध हैं, इसका ये मतलब है ना। अब वो कह रहा है, आप ये ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम्स में आते हैं, क्यों, सीड्स देख के आप क्या करोगे, हमने अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये क्या कैसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है ना। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपको प्लूरल लग सकता है कि ये प्लूरल है तो वर्ब इज क्यों आएगा, आर आना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि ये सब्जेक्ट नहीं है, आपको उसको सब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना। अ हाईली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स है ना, इज हाईली इम्प्रूव्ड वेराइटी, एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, वेराइटी, सब्जेक्ट सीड्स नहीं है, एक बहुत उन्नत तरीके की वेराइटी है ना बाजार में उपलब्ध है, उन्नत तरीके के बीज, उनकी एक वेराइटी, तो वेराइटी यहाँ सब्जेक्ट है, इसीलिए जो इज है वो बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इसका आंसर है। आप आर मत लगाना, जनरली हम क्या करते हैं, इसको देख के हम इसका वर्ब जो है सब्जेक्ट वर्ब, तो ये वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो याद रखिए कि बार बार पढ़ना, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा फ्रेज है एक,
और इस फ्रेज में आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? अ हाईली इम्प्रूव्ड वेराइटी। वो वेराइटी की बात कर रहे हो, वेराइटी एक ही है, नॉट सीड्स की बात नहीं कर रहे, वेराइटी ऑफ सीड्स, नेचुरली सीड्स। पर क्या है हमारा मेन फोकस, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वेराइटी। तो इसीलिए इस जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ब है और इसीलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट, I adapted a new method to solve the problem, right? ये किसका प्रॉब्लम है? वर्बल प्रॉब्लम। वर्बल कैसे? कि जैसे confirmed, एग्जाम्पल क्या है? confirm, confirmed और confirmed। एक confirm मतलब होता है ensure, पक्का करना, पक्का करना, राइट, करना। और दूसरा कंफर्म मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो करना, किसी को उसके पद चिन्हों पर चलना। वो ये वाला कंफर्म है जिसमें ओ आता है, CONFORMED और CONFIRMED, कंफर्म। कहते हैं भाई जाने के पहले अपना सामान देख लेना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अगर आपका कोई वैल्यूएबल सामान यहाँ रह जाए। तो कहते हैं प्लीज गेट कंफर्म्ड बिफोर लिविंग, है ना, मीन्स प्लीज गेट एंश्योर्ड बिफोर लिविंग। आपने अपना कोई वेदर यू हैव लेफ्ट योर इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, आपको कंफर्म होना है। तो क्या कहते हैं, उस कंफर्म में आई वाला आता है जब कहते हैं कि भाई एंश्योर हो जाओ कि आपने कोई सामान तो नहीं छोड़ा, तो ये कंफर्म आएगा। और ये कंफर्म, आई डोंट वांट टू कंफर्म द नॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सेक्ट, मैं धर्म के किसी नियम को नहीं फॉलो करना चाहती। तो वहाँ पर CONFORM, ओ वाला, क्यों, फॉलो करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है और वो है एडेप्टेड और एडॉप्टेड, राइट। तो एडेप्टेड और एडॉप्टेड में आई एडॉप्टेड क्यों है इसका राइट आंसर, अ न्यू मेथड, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस एडॉप्टेड का मतलब है एक्सेप्ट करना, है ना, एक्सेप्ट करना। और इस एडॉप्टेड का मतलब होता है चेंज। आई एडप्टेड, राइट, एडेप्टेबिलिटी, इस पर्टिकुलर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने एक लॉ सुना होगा जो डार्विन ने दिया था। तो कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट एडेप्टेबल, अगर आप अपने को उस पर्टिकुलर माहौल में ढालते नहीं हो तो दैन यू कैन नॉट सर्वाइव, यू आर नॉट फिट इन दिस वर्ल्ड। तो वो कौन सा एडप्ट है, जब आप अपने आप को चेंज करते हो, वो ये वाला एडप्टिव। पर यहाँ पर, और इस एडॉप्ट का, बेबी एडॉप्ट करते हैं, बच्चा गोद लेते हैं, तो एडॉप्ट करना मतलब एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रहा है, आई डैश अ न्यू मैथड टू सॉल्व, मैंने एक नई आई चेंज तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आई एडॉप्टेड, मैंने एक नई मेथड एक्सेप्ट कर ली है, नई मेथड से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो क्या है, एक सेंटेंस से कोई बहुत आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, पर आपको ये वोकैबुलरी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सिमिलर साउंड जिनको होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स मतलब राइट, होमोनिम्स मतलब क्या होता है, राइट और राइट, है ना, राइट और राइट, सॉरी, राइट और राइट मतलब ये वाला, एक होता है RIGHT और WRI और दूसरा होता है RIGHT, दोनों का साउंड सेम है, लेकिन एक राइट लिखना होता है, एक राइट करेक्ट होता है। ऐसे वर्ड्स को सीज और सीज, है ना, सीज और SIEZE, सीज, है ना। तो ये सीज, एक सीज मतलब होल्ड या पकड़ना होता है और एक सीज मतलब ये वाला सीज का मतलब घेराव होता है और ये वाले सीज का मतलब पकड़ना होता है, होल्ड करना। तो सेम साउंड है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, पर कई बार सेम मीनिंग भी है और सेम लेटर है, लेकिन उसके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं पर्टिकुलर प्लेस में। तो कंक्लूजन ये है कि आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक लेटर से स्पेलिंग चेंज हो जाती है और मीनिंग चेंज हो जाता है। आंसर है इसका, आई एडॉप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्रिवियल मिस्टेक्स। यहाँ पर अवॉइड मेकिंग आएगा, राइट, टू मेक नहीं आएगा। एक होता है मेकिंग,
जिसको हम जीरंडियल फॉर्म कहते हैं, जीरंड, और एक आईएनजी लगा दिया वर्ब में तो वर्ब प्लस आईएनजी, और अगर आपने टू प्लस वर्ब लगा दिया तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊंगी, अभी फॉर अ वाइल आप ये समझ लीजिए, यू शुड अवॉइड मेकिंग सच ट्रिवियल मिस्टेक्स। करना, आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए, तो ये मेकिंग हो जाएगा, हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस। वही वर्ब की बात करती हूँ मैं, वही वर्ड्स की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नो चेंज, नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो एडवाइस है, ADVICE एडवाइस, ये जो CE फॉर्म है ये नाउन फॉर्म है ना, और एडवाइस बी का ऑप्शन देखो आप, ये वाला एडवाइस ADVISE, ये जो एडवाइस है ये वर्बल फॉर्म है। कैसे? कहते हैं अरे यार डोंट एडवाइस मी, तो अगर आप कहते मुझे ज्ञान मत दो, डोंट एडवाइस, तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि देना, करना, डोंट एडवाइस मी, है ना। पर कहते या ही हैज़ गिवन वेरी गुड एडवाइस, उसने बहुत अच्छी सलाह दी, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, नाउन फॉर्म। क्यों? क्योंकि ही गेव गुड एडवाइस, है ना, गुड एडवाइस। तो ये गेव, तो इसमें ऑलरेडी वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये है, पर उसने क्या दी, सलाह दी। तो याद रखिए कि बहुत सारे वर्ड्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इफेक्ट और इफेक्ट, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। पर स्टूडेंट ये एडवाइस वाला बड़ा कॉमन है, आपको समझने में 1 या 2 बार प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो एडवाइस है ये नाउन फॉर्म है। और याद रखिए द टीचर गेव, इसमें ऑलरेडी ये वर्ब है, द स्टूडेंट सम एडवाइस, है ना, तो सम, ये जो है सम एडवाइस, कुछ एडवाइस दी, तो याद रखिए कि ये नाउन फॉर्म ही आएगा यहाँ पर। हाँ, अगर कहते हैं मैंने एग्जाम्पल, डोंट एडवाइस मी, मुझे ज्ञान मत दो, तो वो वाला एडवाइस मतलब एडवाइस करना, तो ऐसी लग जाएगा। तो SE अगर है तो वो वर्बल फॉर्म है, और CE है तो वो नाउन फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू, वही वाला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन टैग, है ना। क्या अभी हमने देखा था क्वेश्चन टैग, वो कहता है कि अगर मेरा अम्ब्रेला मिले तो मुझे दे दोगे, कैन यू प्लीज़ दे दोगे, क्या दे दोगे, है ना। अब हमने डिस्कस किया था कि हमको क्या करना है, हमें 2 चीज़ें, वर्ब और सब्जेक्ट को पिकअप करना है, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। अब इसका आंसर विल यू क्यों है, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर यहाँ पर सिर्फ ये बता दूँ कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये फर्स्ट कंडीशन है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कि आपको इफ़, है ना, जिसका, और ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको फॉलो किया जाता है विल से। और दूसरी कंडीशन होती है जिसमें सिंपल पास्ट टेंस होता है, मैं बताऊंगी इसको आपको डिटेल में, जिसको फॉलो होता है वुड से। तीसरी कंडीशन बहुत अलग है, जिसमें वुड हैव, कुड हैव और हैड है, ये फॉर्मेट अलग है। अभी हम देख रहे हैं ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, कंडीशनल सेंटेंस, है ना, सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले ये किसका एग्जाम्पल है, यू कम अक्रॉस, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। और मैंने अभी बताया यहाँ पर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दूसरा पार्ट विल से फॉलो होता है ना, तो अब यहाँ पर विल जो है वो इस पार्ट में आना चाहिए। तो अब चूंकि इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला ये पॉजिटिव है, तो विल के साथ में आपका, है ना, तो ये आपको यहाँ पर इसमें बताओगे आप विल यू, नॉट कैन यू, क्योंकि इसका कंडीशन का सेंटेंस, इसका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और विल बी फॉलोड बाय विल, शैल, कैन, कुड, राइट। पर ये चूंकि विल है तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में विल के साथ सेंटेंस बनाना है, तो तभी इसीलिए इसका आंसर होगा विल यू, कैन यू नहीं होगा,
क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो फर्स्ट कंडीशन आती है उसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट, द फ्लोर ऑफ द होल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट, है ना, कारपेट। द फ्लोर ऑफ द होल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट, कवर्ड इन। अब कवर्ड इन नहीं आएगा, कवर्ड विद, राइट। क्यों? क्योंकि जो होल बना है फ्लोर में वो किससे, उसके द्वारा, कवर्ड विद कारपेट, राइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आएगा, राइट। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट है द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर, वो सेम प्रॉब्लम, आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। बहुत लंबे समय से पैसेंजर्स बस का वेट कर रहे हैं, मतलब तीनों टाइम हो गया, कभी पास में पैसेंजर्स आ गए थे, है ना, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और अभी आने की कोई संभावना फ्यूचर में भी नहीं है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट, क्योंकि अभी भी कर रहे हैं, परफेक्ट, है ना, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन वेटिंग, तो द पैसेंजर्स आर वेटिंग नहीं आएगा, द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग, है ना, वेटिंग, द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। यहाँ सिंस और लॉन्ग अभी मैंने बताया था, जो देखो फॉर लॉन्ग, पता नहीं कब से ये वेट कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो वो सिंस हो जाता, फॉर लॉन्ग लंबे समय से, टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए फॉर, मैंने अभी पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था फॉर और सिंस का यूज़। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्यों? क्योंकि ये तीनों टाइम है, मैं सवेरे से वेट कर रही हूँ यार, है ना, तो सवेरे से 7 o'clock से, तो फिर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। पर मैंने कहा मैं कब से वेट कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, तो वहाँ पर फॉर लगाएंगे, क्योंकि बस लंबे समय से, टाइम नहीं पता, तो फॉर लगाते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन आई, माई वाइफ एंड यू। यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। बहुत कॉमन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर प्रेजेंट इन द हॉल। ये बहुत ऑफनली दिस स्टेटमेंट ऑफनली आस्क्ड, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ जब तीनों पर्सन हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, माई वाइफ थर्ड पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन, जब तीनों पर्सन होते हैं तो इम्पॉर्टेंस या प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। याद रखिए, आप सिर्फ ऐसे याद रखिए कि जब 3 पर्सन है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, जो आपके सामने है, वो यू है। फिर उसके बाद जो आपके सामने नहीं है वो पर्सन हो गया, और खुद को प्रायोरिटी हम थर्ड प्लेस पे देते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन यू, माई वाइफ, पहला प्रेफरेंस जो सामने बैठा है, माई वाइफ जो हमारे नहीं, और खुद को लास्ट इम्पॉर्टेंस, एंड आई वर प्रेजेंट इन द हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पर्सन है इसमें। कौन कौन सी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। प्रायोरिटी याद रखिए कि हमेशा सबसे पहले सेकंड पर्सन को दीजिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पर्सन को दीजिए, जो कोई भी ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है, ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन हो गया। राम मोहन, कोई भी नाम भी हो सकता है, राम मोहन, माय वाइफ, कोई भी हो सकता है। ये तो इसको कैसी सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, और सेकंड प्रायोरिटी दीजिए और खुद को थर्ड प्रायोरिटी दीजिए। ये सेकंड प्रायोरिटी और खुद को हमेशा थर्ड प्रायोरिटी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन यू, माय वाइफ एंड आई वर प्रेजेंट इन द हॉल। आई थिंक you understand. Now moving to next, it became clear that the strangers were heading into a serious disaster along towards. क्या कह रहे हैं वो, कि यहाँ पर ये जो है ये प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम है। ये प्रीपोजिशन मैंने बनाया था एक वीडियो,
it became clear that the strangers were heading into a serious disaster along towards. अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये into a serious disaster, क्यों? क्योंकि heading into जो है वो from to होता है एक्चुअली, from to एक सिचुएशन से दूसरी. पैसेंजर्स या स्ट्रेंजर्स बिल्कुल अच्छी पोजीशन में थे, अच्छी सिचुएशन में थे, लेकिन इट बिकेम क्लियर दैट स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर, मतलब उनके कारण ये डिजास्टर हुआ है. तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव करते हैं तो हम इन और टू, एक्चुअली ये एक दो प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है इनटू. और याद रखिए कि इनटू हमेशा एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन चेंज करने में हम यूज़ करते हैं. कहते हैं चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, है ना. आई हैव पुट माई बैग इनटू द अलमीरा, राइट. तो बाहर से अंदर इनटू, राइट. तो इन और टू मिलाकर इनटू होता है और इसको ये एक ट्रांजिशन फेज दिखाता है, इसीलिए इनटू ये प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम है. तो वो कहता है कि नो इम्प्रूवमेंट. फॉर आपको पता है कोई रीज़न के लिए यूज़ करते हैं. अलॉन्ग जो है वो पैरेलल है ना. प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग सम गाइडलाइंस, है ना. तो ये जो है अलॉन्ग साथ में होता है, टूवर्ड्स किसी की तरफ. अगर आप, मैंने कहा कि ये वर्ब हुआ इज़ टूवर्ड्स ICH, तो इस तरह से डायरेक्शन के लिए होता है. तो हर प्रीपोजिशन का एक अपना अपना इम्पॉर्टेंस है, अपना अपना मीनिंग है, और प्रीपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट है, एज सून एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर इट्स एडॉप्शन. बहुत इम्पॉर्टेंट. देखो एक इट्स ये होता है और एक इट्स ये वाला होता है. दोनों इट्स में डिफरेंस है. ये जो इट्स है ये किस फैमिली का मैं बताती हूँ, पर ये जो अपॉस्ट्रोफी है इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़, है ना. तो साउंड सेम है लेकिन राइटिंग भी डिफरेंट है क्योंकि हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला इट्स यूज़ करें कि ये वाला. इसके पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. बच्चे लेटर राइटिंग में हमेशा योर्स ट्रूली लिखते हैं, है ना. तो याद रखिए कि ये योर्स बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि ये इसका, अच्छा ये योर्स है या ये है या ही विल है ना. तो ये सब अपॉस्ट्रोफी लगाकर अगर हम इस तरह के लेटर्स लगाते हैं तो ये किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है. तो अगर आप योर्स का फुल फॉर्म देखें, ये शॉर्ट फॉर्म है मान लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, योर इज़. तो क्या योर इज़ होता है? नहीं होता. इवन योर आर भी नहीं होता. यू आर होता है पर योर आर तो नहीं होता. तो इसीलिए कभी भी लेटर में योर्स ओबीडियंट, योर्स ट्रूली अपॉस्ट्रोफी के साथ मत लगाइए. क्यों? क्योंकि ये जो है ये योर्स या इट्स है ना, ये कैसा है, एग्जाम्पल बताती हूँ. माय और माइन, है ना. आपकी क्लास में कुछ बच्चे आके रोज टिफिन खाते हैं, गंदा करते, तो आपने कहा डोंट डिस्टर्ब माय क्लास. तो अगर आप कहते हैं डोंट डिस्टर्ब माय क्लास, तो वो क्या हो गया, आपकी क्लास गंदी मत हो. पर आज आपको बहुत गुस्सा आया तो आपने कहा डोंट, दिस इज माय क्लास, और दूसरी बार आपने कहा दिस क्लास इज माइन, दिस क्लास इज योर, दिस इज योर क्लास, दिस क्लास इज योर्स. तो माइन, योर्स, है ना. दिस इज हिज क्लास, हिज, राइट. और दिस क्लास इज, अगर कोई गर्ल है तो हर. याद रखिए ये सारे माइन, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ये जो है इन सब को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. पजेसिव प्रोनाउन, और ये उसी का केस है, पजेसिव प्रोनाउन का ही केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. एज सुन एज आवर प्लान इज अप्रूव्ड, जैसे ही मेरा प्लान अप्रूव्ड होता है, आई शैल फेवर इट्स. क्यों? क्योंकि ये जो प्लान के लिए आपने इट्स लगाया, मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगी. तो ये इट्स जो है वो प्लान के लिए है, और ये वही वाला उसका कि एग्जाम्पल होता है जब स्मॉल बेबी की, द बेबी हैज़ फॉलन इट्स फूड. याद रखिए बच्चों के लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. 0 से 3 ईयर के बच्चे को इट कहते हैं, उसको मेल फीमेल नहीं कहते. तो कहते हैं द बेबी हैज़ फॉलन इट्स फूड, बच्चे ने उसका, तो कौन सा वाला इट्स आएगा, ये वाला जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता, उसका. इसका मतलब होता है उसका. और अगर अपॉस्ट्रोफी है तो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट.
द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, राइट? द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द ट्रेन स्टेशन, राइट? अब ट्रेन दो चीजें हैं इसमें, रीच्ड है और लेफ्ट है, ठीक है? दोनों जो वर्ब है, अब आप जब पहले पहुंचे कि ट्रेन पहले छूटी, बहुत कॉमन एरर और बहुत बार एग्जाम में आती है। याद रखिए इसमें दो एक्शन होते हैं, एक अर्ली एक्शन हो रहा है और एक लेटर एक्शन हो रहा है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच, मतलब नेचुरली आपकी जो रीचिंग है, रीच्ड जो है वो बाद में हुआ और ट्रेन पहले ही छूट गई, मतलब लेफ्ट। तो दोनों को हम दोनों, लेफ्ट भी क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। और अब कंफ्यूजन है ना, अगर टाइमलाइन में देखो तो फिर लेफ्ट भी पास्ट में है और रीच भी पास्ट में, तो कौन सी एक्टिविटी पहले हुई ये बताना पड़ेगा। याद रखिए पहली वाली जो एक्टिविटी है तो आपको क्या है, इसका आंसर है हैड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये जो पहली वाली अर्ली एक्टिविटी है उसको हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है हेड के साथ वर्ब, हेड लेफ्ट, है ना? तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ये एक्शन पहले ही हो गया था, तो पुराने वाले एक्शन को हम हेड के साथ यूज करते हैं। इसीलिए इसका आंसर ये है आई रीच्ड द स्टेशन। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक है अर्ली एक्शन, एक है लेटर एक्शन। दोनों पास्ट के एक्शन है, पर पहले दोनों पुराने एक्शन है, लेकिन दोनों कब कब, पहला कौन सा हुआ, पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जब कभी भी दो पास्ट के एक्शन हो तो जो पहले होगा उसको हेड के साथ लिखना। कैसे? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, है ना? तो ये इसका आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट फॉर टुडे, द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ्स एंड नाउ ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। लुक फॉरवर्ड मतलब अपॉर्चुनिटी, ये वही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया था, वर्बल फ्रेज। इसका मतलब मैंने कहा क्या कर रहे हो आप आजकल, तो आपने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये लुकिंग फॉर का अलग से, इसका और इसका अलग मीनिंग नहीं, इसका मतलब होता है सर्च या सर्चिंग। मैं कुछ जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट? मैंने कहा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो लुक एट का मतलब किसी डायरेक्शन में, राइट? तो लुक इनटू, आई विल, आपने कोई बड़ी प्रॉब्लम क्लास में, बच्चों का झगड़ा हो गया, आप मेरे पास आए, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, तो मैंने कहा ओके आई विल लुक इनटू द मैटर। तो ये लुक फॉर है ना, लुक इनटू। अब लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब ठीक है मैं देखूंगी क्या प्रॉब्लम है, तो लुक इनटू। तो लुक से कई सारे फ्रेजेस बनते हैं, पर उन हर फ्रेज का मीनिंग अलग है। गेट इनटू, गेट अप, गेट, मैंने बताया गेट रिड। इसी तरह से ये लुक्स फॉरवर्ड जो है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ्स। आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड नाउ ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू सी, फ्यूचर में टू सीइंग हिम, वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं। कहते हैं ना सेशन कैसा लगा, तो आपने कहा यस द सेम, आई लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर। ऐसे ही कोई सेशन, लुक फॉरवर्ड मतलब देखना, फ्यूचर में पढ़ना, फ्यूचर के लिए इमेजिन करना, ये लुक फॉरवर्ड। तो मदर क्या कर रही है, उसको देखना चाहती है फ्यूचर में, इसीलिए ये लुक फॉरवर्ड है। इसीलिए वो कह रहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट, नो चेंज, सेंटेंस इज करेक्ट, राइट? तो ये आज मैंने डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे, जब मैंने उसको जस्टिफाई किया, मैंने आंसर जानबूझ के लिखे ताकि आपको समझ में आए कि आंसर है क्यों। तो इस तरह के सेशन अगर आप और भी चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखें, और आप किस तरह का और एक्सपेक्टेशन है मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, तो आई वुड लाइक टू हियर यू, राइट? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।